नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। शुरू करेंगे खबरों का। राजौरी से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजौरी से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर सहित 4 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है और मुठभेड़ अभी तक जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राजौरी से अहम खबर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना के 2 अफसरों के साथ 4 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर रखा है और मुठभेड़ भी अभी जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको राजौरी से दिखा रहे हैं। धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। राजौरी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में सेना के 2 अफसरों सहित 4 जवान शहीद हुए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली में चल रही सभी सफाई कर्मचारियों की परेशानियों को लेकर सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि सभी सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांगों और मुद्दों को लेकर संजय गहलोत लगातार काम कर रहे हैं और सभी जोनों के अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में नरेला जोन में जाकर डीसी से मुलाकात की और इस मीटिंग में सभी सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में सभी सफाई कर्मचारियों की परेशानियों को खत्म करने के मुद्दे पर बात की गई, जिस पर डीसी ने कहा कि जल्द ही सभी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को खत्म करने के लिए उनके समाधान के लिए काम किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों की हाजिरी पर शेल्टर होम न होने की वजह से उन लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते न तो उन्हें बैठने की व्यवस्था है और ना ही खाना खाने की और ना ही वॉशरूम जाने की। सफाई सैनिकों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोशिश की जाएगी वार्ड वाइज वो हेल्थ कैंप होने चाहिए उसमें, ताकि सब उन्हें दिखा सके उसमें। और साथ साथ देखिए क्या होता है कि आज हमने चेकअप करा लिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां सड़कों पर यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से ई रिक्शा चल रहे हैं। दिल्ली में अक्सर सड़क जाम और हादसों का कारण भी बनने वाले हैं ये रिक्शा चालकों पर प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि रिंग रोड पर विशेष रूप से बोर्ड लगाकर चेताया गया है कि इस मार्ग पर ई रिक्शा प्रवेश वर्जित है। इसके बावजूद इन मार्गों पर नियमों को तोड़ते हुए ई रिक्शा चला रहे हैं। सवाल यह है कि प्रशासन द्वारा इन रिक्शा चालकों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जो प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखो, जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि ई रिक्शा यहाँ पे निषेध है, यहाँ पे आप चला नहीं सकते हो, लेकिन कोई ई रिक्शा वाला मानने के लिए तैयार नहीं है। और इससे अलावा आप वहाँ से यहाँ तक नजर उठा के देख सकते हैं, ई रिक्शा ही दौड़ रही है और ये जाम भी लगा रही है। और सवेरे और शाम का तो हालात यहाँ पे ऐसे हैं कि आप एक घंटा जाम लग जाता है इस ई रिक्शा के चक्कर में, क्योंकि ये मन मर्जी के तरीके से तो जहाँ इनका मन करे वहाँ खड़ा कर लेते हैं, जहाँ इनको सवारी लेनी हो जहाँ वहाँ सवारी लेते हैं। और इनको जितने मर्जी हॉर्न भी बजाते रहो, ये बिल्कुल भी नहीं सुनते। अब रेवाड़ी से अगली अहम खबर है। सांसद नायब सैनी का राहुल गांधी पर हमला सामने आया है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रेवाड़ी पहुंचे हैं। राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, फाइनल मैच हारने पर राहुल गांधी ने बयान दिया था, जिसके बाद अब सांसद की प्रतिक्रिया सामने आई है। सांसद ने कहा है कि राहुल गांधी बौखला गए हैं। मोदी की लोकप्रियता से सभी कांग्रेसी घबराए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में भाजपा की जीत होगी और भाजपा सरकार बनाएगी। तो रेवाड़ी पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि नया नारा देते हुए कहा कि अब की बार 75 बार और तीसरी बार मनोहर सरकार।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फतेहाबाद के गांव किरढान से है, जहां बस स्टैंड के पास आश्रम को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि आश्रम में सोमवार को सत्संग कार्यक्रम था, जिसमें भाग लेने आश्रम के संस्थापक महाराज सुरेशानंद हांसी से पहुंचे। 1990 से वह इस आश्रम का संचालन करते आ रहे हैं, जो अपने हांसी व अन्य आश्रम भी संचालित करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार उनके दो चेले हैं, जिसमें कृष्णानंद और दिव्यानंद महाराज शामिल हैं। सोमवार को किसी ग्रामीण के साथ कहासुनी होने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। आश्रम के संचालन को लेकर विवाद गहरा गया, जिस पर मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच राजेश सहित अनेक ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं महाराज सुरेशानंद ने साफ कर दिया कि पंचायत का निर्णय के अनुसार ही आगामी फैसले लिए जाएंगे। डेरे का रजिस्ट्रेशन लगभग 1986 के आसपास नरेंद्र गोदारा सरपंच से मैं मेंबर पंचायत था। तो महाराज जी बाहर से आए, यहाँ आगे बोले अभी ग्राम पंचायत हमें थोड़ी जमीन दी तो हम एक डेरा बनाते हैं। ये महाराज जी थे घीसापति, इन्होंने ग्राम पंचायत ने इनको ये जमीन दे दी और 86 से लेकर आज तक ये इस डेरे का संचालन कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, सारा सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। कल क्या विवाद हुआ? हर महीने की 30 तारीख को यहाँ सत्संग होता है। 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को यहाँ सत्संग होता है। सत्संग के दौरान इनके चेलों में थोड़ी आपसी कहासुनी होगी। गांव के साथ कोई विवाद नहीं था इनका, ठीक है, लेकिन इनका आपसी के गुरु चेलों के थोड़ा विवाद हो गया। इसकी वजह से ये मैटर ज्यादा हो गया। ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया है भगत जी ने। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं, किसी प्रकार की सब शांतिपूर्ण काम हुआ है ग्राम पंचायत के सहयोग से। क्या कोई विवाद बड़ा छिड़ने की संभावना? नहीं जी, कोई विवाद छिड़ने की संभावना नहीं, यह नहीं होगा। आपका नाम? रामेश्वर ऐसा ही, थाना बटुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटियाला के एक निजी स्कूल में पुलिस के द्वारा लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा के द्वारा जानकारी दी गई कि उन्होंने जानकारी दी कि हमें नौजवानों को नशे से दूर रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या अपने आसपास नशे का सेवन करते मिले तो उससे जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, डीजीपी पंजाब गौरव यादव के द्वारा नशे करने वाले और नशा बेचने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कई लोगों के प्रॉपर्टियों को भी पुलिस के द्वारा सील किया गया है। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता मिलता है तो उसकी सूचना पुलिस को दीजिए, जिससे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर नशा न करने की पुलिस के द्वारा सभी को शपथ भी दिलाई गई। मैं ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਿਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸਟਿਗਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਜ਼ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ डिमांड ਜਿਹੜੀ ਆ सोसाइटी ਤੋਂ आ रही है वो नहीं खत्म होती, ਉਹਦੇ बाबत ही ये सारे। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबर कोरबा से है, जहां रामपुर में दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें चकवा पहाड़ पर दर्शन करने आए थे ये बच्चे, तालाब में नहाने के लिए उतरे थे। बच्चों के 100 अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। सूचना पर पहुंची अमला पुलिस तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कटघोरा थाना अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कोरबा से अहम खबर आपको दिखा रहा है। सूचना पर पहुंची अमला पुलिस तलाश में जुटी हुई है। चकचकवा पहाड़ पर दर्शन करने आए थे ये बच्चे, इस दौरान तालाब में नहाने के लिए उतरे थे। तो तालाब में नहाते वक्त ये दोनों बच्चे तालाब में डूबे हैं। अभी तक बच्चों के 100 बरामद नहीं हुए हैं। सूचना पर पहुंची अमला पुलिस तलाश में जुटी हुई है। कटघोरा थाना अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं कोरबा से। रामपुर में दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। दोनों बच्चे चकचकवा पहाड़ पर दर्शन करने आए थे। इस दौरान तालाब में नहाने के दौरान ये बच्चे डूबे हैं। अभी तक इनके 100 बरामद नहीं किए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महासमुंद जिले से अगली खबर। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। इस दौरान महिला की दर्दनाक मौत हुई है।
साथ ही घायल महासमुंद नेहरू चौक के पास यह हादसा हुआ है। तो महिला की मौत हुई है जबकि उसका साथी घायल हुआ है। महासमुंद जिले के नेहरू चौक के पास यह हादसा हुआ है। गंभीर शख्स का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। महासमुंद सिटी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला की दर्दनाक मौत हुई है जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। महासमुंद के नेहरू चौक के पास यह हादसा हुआ है। तो गंभीर शख्स की अस्पताल में इलाज चल रहा है। महासमुंद सिटी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। महासमुंद जिले से अहम खबर आपको दिखा रहे। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर 4 से 5 लोगों ने देर रात 2 बाइक में आग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने चारों लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल 17 नवंबर को मतदान के दौरान इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया था, जिसको लेकर मंगलवार रात कपिल पाठक नाम के व्यक्ति के घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों में आग लगा दी गई, जिससे गाड़ी के साथ घर के बाहर का हिस्सा भी जल गया था, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा हीरानगर थाने में की गई, जहां पुलिस द्वारा लोकेश, लकी, गौरवर और रोहित पर मामला दर्ज किया गया। संभवतः चारों आरोपी कांग्रेस पार्टी के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। थाना हीरानगर क्षेत्र में यह रिपोर्ट हुई है कि विगत रात में मोटरसाइकिल पे आग लगाई गई है और उसकी रिपोर्ट थाना हीरानगर में होने से अपराध कायम किया गया और विवेचना की जा रही है। कौन लोग थे आग लगाए? ऐसा विवेचना में जो एविडेंस आएगा, जो क्लियर होगा, वो देखेंगे। उसके अभी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। कितने लोगों पर 3-4 लोगों पर हुई है। कोई पार्टी से जुड़े? इसकी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि जो घटना है उसको, जो एविडेंस है उसके हिसाब से देखा जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी में 15 नवंबर को 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची से लिफ्ट देने के बहाने चलती कार में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें अब तक बजाग पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ सिंह मरकाम ने बताया कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम को देखने नाबालिग बच्ची अपनी बहन के साथ देखने जा रही थी। गांव के ही 4 युवक नाबालिग को कार्यक्रम स्थल तक लिफ्ट देने के बहाने दोनों बच्चियों को बैठाकर कार्यक्रम स्थल पर ना ले जाकर जंगल की तरफ निकल गए और कार को लॉक कर तेज आवाज में गाने बजाते हुए नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया। घटना की विवेचना डीएसपी डिंडोरी द्वारा की जा रही है और सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना रेप है या गैंग रेप, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। इस मामले में अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। स्पष्ट कह दिया जाए कि उनके साथ गलत कार्य हुआ है। आरती की गाड़ी है, वो उसको सामने में देखे हम मारे हैं। मारने के बाद फिर गाड़ी को मारे हैं, 2 ईंट मारे हैं। उसके बाद फिर वो अगला पार्टी आके यहाँ रिपोर्ट कराने आए हैं। फिर हम पीछे से आए हैं। अब वो काका बताए हैं और कहे नहीं, हम बोले थे कि हमारी रिपोर्ट होना चाहिए। वो कहते थे कि नहीं, रिपोर्ट दोनों पक्ष से नहीं होना चाहिए, गांव में जब समझौता करके आना। ऐसे करके बोलिए। अब 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, तीसरे दिन तक देखे। 4थे दिन में जाके हम फिर डिंडोरी चले गए। अगली खबर इंदौर से है, जहां हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों पर क्राइम ब्रांच की लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, जूनी इंदौर क्षेत्र में भी तलवार लहराते हुए 2 युवकों ने पोस्ट वायरल किया था। क्राइम ब्रांच द्वारा जुटाई जा रही युवकों की जानकारी इंदौर में अवैध हथियारों के साथ बदमाशों के द्वारा सोशल मीडिया पर रील बनाकर नुमाइश करना पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है, जिसमें सोशल मीडिया पर लगातार हथियारों के साथ बदमाश वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो पुलिस को लगातार चुनौती भी दे रहे हैं। दरअसल अवैध हथियारों की सोशल मीडिया पर नुमाइश करने वालों पर अब क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है, जहाँ सोशल मीडिया पर धारदार हथियार से केक काटते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। तो वहीं जूनी इंदौर में क्षेत्र में भी सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए 2 बदमाश नजर आ रहे थे, जिसमें तलवार के साथ ये वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है।
जाकर क्राइम ब्रांच के द्वारा दिया गया, जिसमें कि आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अभी एक वीडियो और वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी पता चला है और सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि 2 व्यक्ति हाथों में तलवार लिए हुए हैं। इसमें भी क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई है और जल्दी उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उनके खिलाफ बेहतर कार्रवाई की जाएगी। लगातार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जिस तरह के केसेज जो कि संज्ञान में आते हैं उसमें तत्काल ही इसमें कार्रवाई की जाती है। क्या बदमाशों का खौफ खत्म होता जा रहा है? इस तरीके के वीडियो आ रहे, कार्रवाई लगातार क्राइम ब्रांच करता है, लेकिन बदमाश फिर भी वही हरकतें करते हैं। देखिए, अभी इन जो कि अपराध हैं, जो कि अवैध शस्त्रों के प्रदर्शन में काफ़ी कमी आई है। पहले ये काफ़ी संख्या में होते थे, लेकिन क्राइम ब्रांच के द्वारा और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो थानों के द्वारा लगातार इनमें कार्रवाई की जा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महाराष्ट्र से है, जहां उदगीर शहर रेलवे स्टेशन पर रहने वाले एक युवक की हत्या की घटना सामने आई है। आपको बता दें 21 नवंबर की दोपहर 3:20 पर नवंबर की रात जब परिवार के सभी लोग सो रहे तब आरोपी रविंद्र भगवान पटोले ने मृतक की चाची के साथ छेड़छाड़ करने की नीयत से साड़ी और चादर खींच लिया। इस दौरान महिला चीखने चिल्लाने लगी, जिस पर आरोपी ने अच्छे नागराज कस्बे उम्र 20 वर्ष को आरोपी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का दे दिया और जिससे फर्श से टकराने के वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें गीता दीपक टाक ने सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी रविंद्र भगवान पटोले के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। काल रात्री 12:30-1 वाजेच्या सुमारास रेल्वे स्टेशन भागामध्ये एक रवींद्र भगवान पाटोळे म्हणून नावाचा एक व्यक्ती आहे, नांदेडचा आहे। इथं काहीतरी कामानिमित्त तो राहतो। तर तो रात्री रेल्वे स्टेशनला दारूच्या नशेत रेल्वे स्टेशनचा जो पटरीचा भाग आहे त्याच्या बाजूला काही झोपड्या आहेत, त्या झोपड्यामध्ये एक शिकलगरी आणि मांगारुडी समाजाचे किंवा इतर समाजाचे काही लोक राहतात। त्या ठिकाणी तो गेला। त्या ठिकाणी झोपडीच्या बाहेर शिकलगरी समाजाचे आणि मांगारुडी समाजाचे काही महिला आणि पुरुष झोपले। अगली खबर रांची से है, जहां रझारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो तथा आपको बता दें झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य का सबसे बड़ा पंचायत विधानसभा होती है। यहाँ सिर्फ आमजन की ही नहीं बल्कि इस राज्य के जंगल और जमीन के लिए भी महापंचायत लगती है। यहाँ से नीतियाँ बनती हैं, आम लोगों के साथ साथ जीव जंतुओं के भी विचार विमर्श होता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी महत्ता क्या है। इस महापंचायत में विधायकों की अहम भूमिका होती है। हजारों लाखों लोग आशा और उम्मीद के साथ अपना जनप्रतिनिधि भेजते हैं। हर हाल में लोकतंत्र की इस महापंचायत को टूटने और नुकसान होने से बचाना होगा। इसकी जड़ों को और मजबूत करते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान जिसको लेकर हम यहाँ तक आए हैं उसको और आगे ले जाना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां स्क्वाड्रन लीडर की वर्दी पहनकर बेरोजगार युवकों को वायुसेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वायुसेना इंटेलिजेंस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में जकरकटी बस स्टैंड से गिरफ्तारी की गई है। आरोपित राहुल राजपूत उन्नाव के अजगैन का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से बड़ी संख्या में कूट रचित दस्तावेज बरामद किए हैं। रेल बाजार थाना क्षेत्र थाने में आरोपित राहुल राजपूत के खिलाफ सेना की वर्दी का दुरुपयोग, फर्जी लोक सेवक बनने, धोखाधड़ी और कूट रचना की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं एडीसीपी लखन ने बताया कि अब तक लगभग 5 से 6 लोगों से लाखों रुपए की ठगी इसके द्वारा की जा चुकी है। नौकरी दिलाने के नाम पर उसके पिता देशराज दिल्ली में एक स्टेबलाइजर बनाने वाली कंपनी में काम करते थे और परिवार दिल्ली के उत्तम नगर में रहता था। दिनांक 21/11/2023 को थाना रेल बाजार में एसटीएफ के द्वारा एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर सूचना दी गई थी कि वह व्यक्ति अपने आप को एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर बताकर लोगों के साथ में ठगी करता था। यह व्यक्ति, इसका नाम राहुल राजपूत है। यह लोगों को ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी का दिलासा देकर उनके साथ में ठगी करता था। यह बताता था कि इसके उच्च अधिकारियों के साथ में संबंध है, ये उनको नौकरी दिलाएगा। इसी के झांसे में आकर लोगों ने इसके साथ में
काम किया, लोगों ने इसको पैसे दिए और अभी एसटीएफ की पुलिस ने इसको कई सूचनाओं के बाद में गिरफ्तार किया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे जिस प्रकार के भी साक्ष्य इसमें उपलब्ध होंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खबर सुल्तानपुर से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कटावा ग्राम पंचायत ब्लॉक दबेपुर में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति किए गए नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह द्वारा कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से स्टॉल लगाकर नाटक के रूप में गायन के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना, सीडीओ अंकुर कौशिक, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी चौधरी, कृषि निदेशक रामाश्रय यादव आदि लोग मौजूद रहे। उसका बना रहे हैं। अब आप यूपी में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। इससे ये फायदा होता है गोल्डन कार्ड से कि प्रति वर्ष 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। कई लाभार्थी हमारे हैं, कुछ लाभार्थी यहाँ पर आए भी हैं इस मेले में। जो हो रहा है, बेचारे गरीब थे, ऑपरेशन नहीं करा सकते थे, कार्ड का उपयोग करके उन्होंने अपना ऑपरेशन करा लिया, अपना इलाज करा लिया, उनका एक पैसा नहीं लगा। आज सुल्तानपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की शुरुआत हो रही है और जिला प्रशासन के माध्यम से इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जो भी भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो भी प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन सामान्य के बीच में ग्राम पंचायत स्तर तक जाकर के उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना, ये एक प्रमुख उद्देश्य है। और उसके साथ ही साथ अगर कुछ लाभार्थी जो पात्र लाभार्थी हैं और जो लक्षित लाभार्थी हैं, जो किन्हीं कारणवश उन स्कीम या योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं, और स्पेशली जो वंचित वर्ग है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभियान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम, और जिसके तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में हर जनपद में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को देखने, समझने, परखने के लिए एक नोडल अधिकारी भेजने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आपके सामने नोडल अधिकारी जी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उन्नाव से है, जहां 15 दिन पहले हथियार बंद नकाबपोश बदमाश रात के अंधेरे में डकैती के इरादे से घर में घुसे और हाथों में खुले हथियार लेकर घर में घुसकर लूटपाट के लिए पहुंचे थे। खटपट की आवाज होने पर गृहस्वामी के उठकर लाइट जलाने से नकाबपोश बदमाश भाग निकले। हथियारबंद लुटेरों के गिरोह की दस्तक से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस पूरे मामले को 15 दिनों से दबाने में जुटी हुई थी। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद अफसरों में हड़कंप मच गया। अब पुलिस जांच और कार्रवाई की बात कह रही है। पूरा मामला उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के गलगलाहा गांव का बताया जा रहा है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गलगलाहा गांव का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसके बारे में जानकारी की गई। तो गलगलाहा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जब सुबह सो उठा तो उन्होंने अपने वीडियो फुटेज में देखा कि कुछ हथियारबंद लोग उनके घर में आए थे और चले गए। तो इस वीडियो की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देश की बात में बात करेंगे अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान सामने आया है। चांद ने कहा कि भाजपा ने जिस तरीके से एजेंसी का दुरुपयोग किया है वो किसी से छुपा नहीं है। जो विपक्ष के नेता
हैं वो ईडी और सीबीआई के रडार पर रहते हैं। जैसे ही विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष से जुड़ जाते हैं, सीबीआई ईडी के रडार से बाहर चले जाते हैं। पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस हिसाब से नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई चल रही है या दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वह राजनीति से प्रेरित है और जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी के गैर कानूनी कामों का जवाब जरूर देने का काम करेगी। ये भाजपा ने जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी ईडी सीबीआई के रडार पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष से जुड़ जाते हैं, सीबीआई ईडी के रडार से वो नेता बाहर चले जाते हैं। इसलिए पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये विपक्ष के दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो राजनीति से प्रेरित है और जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी के इस गैर कानूनी कामों का जवाब जरूर देने का काम करेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर से अगली खबर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज कटावा ग्राम पंचायत ब्लॉक दुबेपुर में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह द्वारा कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से स्टॉल लगाकर नाटक के रूप में गायन के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योतिष्ना, सीडीओ अंकुर कौशिक, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी चौधरी, कृषि निदेशक रामाश्रय यादव आदि मौजूद रहे। उसका बना रहे हैं। अब आप यूपी में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। इससे ये फायदा होता है गोल्डन कार्ड से कि प्रति वर्ष 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। कई लाभार्थी हमारे हैं, कुछ लाभार्थी यहाँ पर आए भी हैं इस मेले में। जो हो रहा है कि बेचारे गरीब थे, ऑपरेशन नहीं करा सकते थे, कार्ड का उपयोग करके उन्होंने अपना ऑपरेशन करा लिया, अपना इलाज करा लिया, उनका एक पैसा नहीं लगा। आज सुल्तानपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की शुरुआत हो रही है और जिला प्रशासन के माध्यम से इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जो भी भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो भी प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन सामान्य के बीच में ग्राम पंचायत स्तर तक जाकर के उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना, ये एक प्रमुख उद्देश्य है। और उसके साथ ही साथ अगर कुछ लाभार्थी जो पात्र लाभार्थी हैं और जो लक्षित लाभार्थी हैं, जो किन्हीं कारणवश उन स्कीम या योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं और स्पेशली जो वंचित वर्ग है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभियान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम और जिसके तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में हर जनपद में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को देखने, समझने, परखने के लिए एक नोडल अधिकारी भेजने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आपके सामने नोडल अधिकारी जी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली पर्व को लेकर वाराणसी प्रशासन ने आला अधिकारियों संघ मांझी समाज के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह की नौका का संचालन नहीं होगा। क्षमता से अधिक सवारी कोई भी नाविक नहीं बिठाएगा। अपनी नाव में सभी सुरक्षा संबंधी उपकरण साथ में रखे जाएंगे। गंगा के 2 भाग डिवाइडर लगाकर बनाया जाएगा। एक भाग आने के लिए और एक भाग जाने के लिए उसका पालन करेंगे। किसी भी अवयस्क के द्वारा नौका का संचालन नहीं किया जाएगा और ना ही कोई नशे का सेवन करके नौका का संचालन करेगा। यदि किसी मांझी बंधु द्वारा नियमों के प्रतिकूल नौका संचालन किया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा सिरसा चौकी अंतर्गत दामाद ने अपनी ही सासू मां को चाकू गोद कर
घायल कर दिया। आपको बता दें कि सैफ नाम के व्यक्ति ने, जो मिर्जापुर का निवासी है, उसने अपने ससुराल में आकर अपनी सास और 2 बच्चों को चाकू मारकर घायल कर दिया। और वहीं चाकू मारने वाले शख्स की मां का कहना है कि मेरे लड़के को सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी घटना सिरसा छतवा की है, जहां पैसा देने के लिए व्यक्ति को बुलाकर उस पर चाकुओं से हमला किया गया। आपको बता दें कि एक ही दिन में चाकूबाजी की 2 वारदातों से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। और वहीं बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। जो आपको देखी, एक दामाद जो है अपने सासू माँ को जिगना मतलब मिर्जा थाना अंतर्गत से आकर के और मेजा थाना अंतर्गत में आकर के मारता है। 1 चाकू नहीं, 2 चाकू नहीं, 5 चाकू मारता है। और ये दृश्य सामने देखिए किस तरह से बेहाल पड़ी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो उसके माता जी हैं, लड़के की माता जी खुद बयान दे रही हैं कि हमारा लड़का दोषी है, हमारा लड़का मारा है, कह के आया था। आइए हम उनसे बात करवाएंगे। माता जी ये बताइए, आपके लड़के ने नहीं मारा? लड़की कारण हम सब समझावत है कि बहुत भाई गलत काम सब करे, मतलब भाई किया नहीं सब हमारे बेटा समझा मेरे घरे गई है, उनका औरत गई है, मतलब आप चाहती हैं कि आपके लड़के के ऊपर कार्रवाई हो, सजा हो, सजा की मांग करती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो दोषी है जो कि ये बुढ़िया औरत को चाकू मारा। और किसी को भी चाकू मारा है? लड़की है, एक लड़की के लड़कियों 2 बच्ची को मारा है, 2 बच्चे को घर में रखे हैं। अच्छा, डॉक्टर ने रेफर कर दिया? डॉक्टर ने मतलब बोला कि जाके आप लोग कपड़ा चेंज कर लीजिए, पट्टी बांध दिया है, एक तो हाथ में लगा है, एक तो हाथ सीने पे लगा। ये आप देखिए कितना बेकार मतलब बेकार से बेकार कार्य किया कि जो अपने ही सासू माँ जो बुढ़िया माँ है उसे मार दिया। और मारने के बाद आज उसे पुलिस कहीं न कहीं एक से पकड़ी और ले जाकर के थाने में पेश करी है। अब देखा जाता है कि जो माता जी है लड़के की, मतलब सैफ, क्या नाम लड़के का आपका? सैफ, मतलब जो लड़का मारा है, सैफ जो मारा है, वो ये चाहती हैं कि सैफ के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि सगी माँ कह रही है कि कार्रवाई हो, गलत तो गलत होता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज के मैन चौराहा के निकट स्थित तेल की दुकान में भीषण आग लगने से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं अग्निकांड के दौरान एक बच्ची सहित आधा दर्जन लोग आग से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए कायमगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। आपको बता दें कि कस्बा कायमगंज के मैन चौराहा के निकट सब्जी मंडी निवासी मदन गोपाल गुप्ता अपनी दुकान पर ज्वलनशील पदार्थ, तारपीन के तेल आदि का कारोबार करते हैं। दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने के दौरान फतेहगढ़ के फायर सर्विस के सीओपीपी त्रिपाठी और अग्निशमन अधिकारी भी मौजूद रहे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में चल रही सभी सफाई कर्मचारियों की परेशानी को लेकर सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत से मुलाकात की गई, तो उन्होंने बताया कि सभी सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांगों और मुद्दों को लेकर संजय गहलोत लगातार काम कर रहे हैं और सभी जोनों के अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में नरेला जोन में जाकर डीसी से मुलाकात की और इस मीटिंग में सभी सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में सभी सफाई कर्मचारियों की परेशानियों को खत्म करने के मुद्दे पर बात की गई, जिस पर डीसी ने कहा कि जल्दी ही सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को खत्म करने के लिए उनके समाधान के लिए काम किया जाएगा। होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इन सबसे अच्छी बात तो क्या है कि दिल्ली सरकार को भी चाहिए इसमें हमारे, जिसके चलते न तो उन्हें बैठने की व्यवस्था है, ना ही खाना खाने की और ना ही वॉशरूम जाने की व्यवस्था है। सफाई सैनिकों को बहुत ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही उनकी परेशानियों को ध्यान में रखकर उसको निजात दिलाने का काम किया जाएगा। तो एक ही जगह सबको एकत्रित करना बहुत मुश्किल हो पाता है। इसमें कोशिश की जाएगी वार्ड वाइज वो हेल्प। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां नगर आयुक्त मनोज गोयल ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के निरीक्षण के लिए नामित नगर निगम के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक में नगर आयुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को अपने अपने वार्डों में तैनात सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को विशेष सफाई अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए हैं।
हैं उनको सफाई व्यवस्था के लिए विभिन्न वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नोडल नामित किया गया है और उनको निर्देश है कि वो प्रतिदिन अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का पूरा मौका मुआयना करेंगे और इसमें जो भी इश्यूज हैं सफाई से संबंधित, चाहे वो डस्टबिन्स के पास क्लियरेंस वेस्ट का ना होने के, या कहीं पे जीवीपी पॉइंट्स बन रहे हैं उनके संदर्भ में, या कहीं पे ड्रेन्स वगैरह के सिविल वर्क्स का इशू है, तो इन सभी इश्यूज को अपने स्तर से रेक्टिफाई करवाएंगे। जहाँ पे हायर इंटरवेंशन की ज़रूरत है या कुछ बड़े कार्य की ज़रूरत है, उसको जो हम लोग उसकी रिव्यू मीटिंग्स लेते हैं उसमें संज्ञान में लेके आएंगे ताकि सफाई व्यवस्था को इम्प्रूव किया जा सके। और यदि कहीं पे कोई लैकुनाज है किसी के भी स्तर से तो उसको भी रेक्टिफाई करवाएंगे और अगर कोई कार्रवाई की आवश्यकता है तो उसको भी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेके आएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सितारगंज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को सचल न्यायालय का रथ सितारगंज पहुंचा। यहां न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचिका नरूला ने हरी झंडी दिखाकर सचल न्यायालय प्रचार वाहन को रवाना किया। प्रचार वाहन उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देश पर एडीआर सेंटर रुद्रपुर की ओर से संचालित किया जा रहा है, जिसमें किच्छा, रुद्रपुर आदि शहरों में घूमने के बाद सितारगंज पहुंचा है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में हुई एलएलबी के छात्र पार्थ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी हरवंश सिंह ने बताया कि बीते 1 नवंबर को पार्थ का शव उसकी ही कार से बरामद हुआ था। जांच के बाद पता चला है कि पार्थ की गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके बाद टीम बनाकर मामले के खुलासे के निर्देश दिए गए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल के आधार पर पता चला है कि पार्थ के साथी कमल रावत ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। घटना की हत्या की मुख्य वजह स्मैक पीकर आपस में झगड़ा करना और गाली गलौज करना बताया जा रहा है। एसपी सिटी हरवंश सिंह के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही पकड़ा गया आरोपी हल्द्वानी का ही रहने वाला है। पुलिस आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगालने में जुटी है। ये पार्थ सिंह सामंत की हत्या की गई थी और इसकी डेड बॉडी वृंदावन विहार की पार्किंग में गाड़ी में मिली थी, जहाँ से इसका पंचायत, फिर उसके बाद उसके परिजन उसको एसटीएच लेके गए थे। एसटीएच में वहाँ पर उसका पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में की रिपोर्ट के आधार पर ये पता लगा कि इसकी गला दबाने से इसकी हत्या की गई है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि जब इस गाड़ी में 3 लोग थे, एक जो मृतक पार्थ सिंह सामंत था, जो अभियुक्त है जिसने मर्डर किया है कमल सिंह रावत था उर्फ बधुआ, और मयंक कन्याल था। तो जब वहाँ गाड़ी आके 3:11 पर रुकी तो उसके बाद कमल रावत वहाँ, जो मयंक कन्याल है, वो वहाँ से चला गया। पूरे घटनाक्रम में जब बधुआ को कल बाघड़ा पुल से गिरफ्तार किया गया तो इससे पूछताछ की गई। इसने अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार का सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने भंडाफोड़ किया है। रामपुर रोड स्थित आईटीआई के पीछे प्रगति विहार कॉलोनी में एक गोदाम में प्रदीप जायसवाल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार किया जा रहा था। इसकी शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को मिली। इसके बाद वह मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा कि पानी के मोटर के जरिए ये लोग गैस की रिफिलिंग करते हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर रिफिलिंग करने वाली पानी की 3 मोटर के प्रति मोटर को पूर्ति विभाग के कब्जे में लेते हुए सील कर दिया गया है। साथ ही प्राधिकरण द्वारा अवैध तरीके से चल रहे गोदाम को भी सील कर दिया गया। अवैध रिफिलिंग करने वाले प्रदीप जायसवाल और उनके अन्य साथियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वहीं अवैध तरीके से दिए गए बिजली कनेक्शन पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हुई है, मुझे ज्ञात हुआ है। इससे पहले भी इस परिसर पर 2 बार फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जा चुकी है और उसका फिर ये कार्रवाई हो रही है। हमारे द्वारा जो भी पकड़े जाते हैं उसके हम प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज कर लेते हैं। तो कितने टेंडर जब्त किए गए हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है आपके पास? अभी आज वाले में 8 सिलेंडर कमर्शियल हैं और मैं देख के बताऊँ। अभी जैसे हमें सुबह सूचना मिली थी, मैम ने बताया था, तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने पे हमने देखा है कि इस गोदाम में बगल वाले घर से एक संयोजन से बिजली दी गई है। संयोजन मीटर्ड है, डोमेस्टिक है, लेकिन दूसरे काम के लिए, दूसरे कैटेगरी के लिए यहाँ पर को इनको सप्लाई दिया गया है, जो कि गलत है। उसके लिए हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। संयोजन विच्छेदित कर दिया जाएगा इनका
और उसमें जो भी हमारे एक्ट के अकॉर्डिंगली पेनल्टी होती है वो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। अच्छा, जिनके नाम पे संयोजन है उन पर भी कार्रवाई की उन पे भी कार्रवाई होगी, उन्हीं के उसमें आएगी कार्रवाई, क्योंकि गलत उन्होंने दी। उसी में ये रहता है कि हमारा इनके ऊपर पेनल्टी पड़ती है हमारे एक्ट के हिसाब से। किसी ने सूचना दी थी कि इस यहाँ पर जो ITI है उसके पास गैस लेवलिंग का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसमें जो पानी की जो मोटरें होती हैं, जो पंप होते हैं, उससे इसमें गैस भरी जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की ये काम किया जा रहा था, जिसमें सप्लाई विभाग, हमारी जो पूर्ति विभाग की टीम है वो, पुलिस और उनके साथ यहाँ पे जब इसमें छापेमारी की गई तो पूरा जो उन्होंने प्लांट लगा रखा था वो मौके पे बरामद हुआ है। टुल्लू पंप से किस पाइप लगाकर पूरा सिस्टम एक बनाया गया था, जिसमें मौके पर ही वो व्यक्ति जो यहाँ पर इस कार्य को देख रहा था वो भी मौके पर ही मिल गया है। FIR इसमें पूर्ति विभाग दर्ज करा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्यांग महिला खिलाड़ी आज दर दर भटकने को मजबूर है। सरकार से किसी तरह की मदद न मिलने पर खिलाड़ी खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पहुंची, जहां विधायक उमेश कुमार ने उसकी मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि ऋषिकेश निवासी दिव्यांग महिला खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। महिला खिलाड़ी के अनुसार उसे प्रैक्टिस करने के लिए बेहतर व्हील चेयर की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार से कई बार गुहार लगाने पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और न ही कोई मदद मिल पाई है। महिला खिलाड़ी ऋषिकेश विधानसभा से है, जहां के विधायक सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन दिव्यांग महिला अभी तक आगे की तैयारी के लिए बदहाली झेल रही है। वहीं मुख्यमंत्री से मिलने के कई बार महिला प्रयास कर चुकी है, लेकिन अभी तक उनका संपर्क नहीं कराया गया है। 2018 से खेलती आ रही हूँ और मैंने आपके राष्ट्रीय लेवल पर कई मेडल अर्जित किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अभी मैं कुछ टाइम पहले आपके थाईलैंड गई थी और अभी फिलहाल ही पिछले साल हम लोग जापान टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं प्रतिभाग कर आई हूँ। पर मेरे को जब भी अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलना होता है तो गवर्नमेंट से कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। अगर हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो उनके नीचे का जो स्टाफ है वो हमें मिलने नहीं देता है उनसे। मैंने कई बार उनके ऑफिस पे कॉल की कि हमें उनसे मिलना है, हमें एक बार बात कराइए, क्योंकि मेरे को जापान टोक्यो जाना था और मेरे पास उस तरह से आर्थिक मतलब नहीं हो पा रहा था मेरे पास एरेज, तो मैंने उनसे मिलना चाह रही थी, लेकिन मेरे को किसी भी ने भी उनसे मिलने नहीं दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर डोईवाला से है, जहां शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ गन्ने की पॉलीकेन में डालकर उद्घाटन किया। वहीं इस बार शुगर मिल में 30 लाख टन गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है और मिल सुचारू रूप से चल सके इसके लिए तैयारियों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया गया है। लोग हैं, आज सनातन को मानने वाले लोग हैं। जब भी पेराई सत्र का उद्घाटन होता है हम भगवान को आह्वान करते हैं, यज्ञ पूजा करते हैं और उन किसानों को भी सम्मान करते हैं जिनके माध्यम से हमें जो है गन्ना की आपूर्ति होती है। और आप देखिए कि तमाम किसान जो आज यहाँ पे पहले ही अपनी ट्रॉली या गन्ना लेके आए उनको हमने यहाँ सम्मानित किया है। और निश्चित रूप से जितने भी यहाँ किसान हैं, यहाँ के व्यवसायी हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, हम स्वयं यहाँ पे इकट्ठा होकर अभी हमने यज्ञ किया है। यहाँ की ईडी जो पिछली बार जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ ये वाला जो पेराई सत्र है ये भी अच्छा जाए, रिकवरी अच्छी हो, किसानों को लाभ हो, व्यवसायियों को लाभ हो। आप जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र, चाहे उसमें व्यवसायी होंगे, व्यापारी होंगे, किसान होंगे, कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, सब इस मिल को अपना आर्थिक आधार मानते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के मथाना गांव में सरकार द्वारा राजकीय जूनियर हाई स्कूल कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। कुछ समय पहले स्कूल में छात्रों की संख्या काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन अब स्कूल में अध्यापक न होने के कारण छात्रों की संख्या घटने लगी है। स्कूल को संचालित रखने के लिए कर्णपुर गांव से एक अध्यापक को व्यवस्था के तौर पर स्कूल में तैनात किया गया। यह स्कूल पूरी तरह शिक्षक विहीन चल रहा है। स्कूल में कुल 43 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनकी शिक्षा अध्यापक न होने के कारण अधर में लटकी हुई है। ऐसे राजकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? हमारे गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें वर्तमान में 43 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार विद्यालय तो सरकारी खोल देती है, लेकिन उसमें सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी वजह से बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। जैसे कि हमारे गांव का ही मामला है,
43 बच्चों को एक भी वर्तमान में टीचर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं है। एक टीचर थे लगभग 1-1.5 वर्ष पहले, वो यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो यहाँ से चले गए। वर्तमान में कर्णपुर से एक टीचर को अस्थायी रूप से यहाँ पर नियुक्त किया हुआ है। यहाँ जॉब एक अध्यापक 3 क्लासों को कवर कर रहा है और 3 क्लासों के बच्चे हैं तो एक क्लास के 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट और तीनों क्लासों के 18 सब्जेक्ट हो गए। इस तरह से उन्हें पढ़ाने में तो दिक्कत आनी ही है। जो थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ, एक दो सब्जेक्ट किसी क्लास का, 1-2 किसी का, इसी तरह से कवर कर रहा हूँ। बाकी एक तरह से खाना पूर्ति है, जो जिस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए वो उस तरह से तो हो नहीं पा रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर मंगलौर के थिटकी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों मत्स्य पालक किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मत्स्य किसानों को मत्स्य पालन के 29 वर्षीय मत्स्य पट्टे वितरित किए गए और मत्स्य समिति के अध्यक्ष एवं सचिवों को सम्मानित भी किया गया। पूर्व राज्य मंत्री नेपाल सिंह कश्यप ने बताया कि देश व प्रदेश में मत्स्य पालन को लेकर विकास हो रहा है। शीघ्र ही मत्स्य मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलकर मत्स्य आयोग व मत्स्य बोर्ड बनाने की बात की जाएगी, जिससे मत्स्य पालकों की समस्या के समाधान का रास्ता खुलेगा। हमारे पूरे विश्व के अंदर विश्व मत्स्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में भी जगह जगह जनपद में हमारे 2-3 जगह किया जा रहा है और हमारे पूरे देश में यह एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें आज हम अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में हम अपने किसानों को बताते हैं और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया और उसके साथ साथ अनेकों योजनाएं चलाई गई। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने हमारे अलग मत्स्य मंत्रालय का निर्माण किया और इधर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हमारे मत्स्य मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी द्वारा घोषणा की गई थी कि मत्स्य पालकों को भी किसानों की भांति विद्युत दर प्रदान किया जाएगा। और देश की बात में आगे बढ़ेंगे उससे पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतिम चरण में है ड्रिलिंग का काम। आपको बता दें, टनल हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द आ सकती है अच्छी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्द ही अच्छी खबर सामने आ सकती है। रस्सियां स्ट्रेचर लेकर सुरंग के अंदर गई है एनडीआरएफ की टीम। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अंतिम चरण में है ड्रिलिंग का कार्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जल्द आ सकती है अच्छी खबर। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के न्यूज इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कुछ ही समय के बाद अच्छी खबर सामने आ सकती है। रस्सियां स्ट्रेचर लेकर सुरंग के अंदर प्रवेश किया है एनडीआरएफ की टीम ने। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। अंतिम चरण में है ड्रिलिंग का कार्य, जल्द अच्छी खबर सामने आ सकती है। निश्चित रूप से जल्द अच्छी खबर सामने आ सकती है। इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और यह रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पे चल रहा है। रस्सियां स्ट्रेचर लेकर सुरंग के अंदर एनडीआरएफ की टीम प्रवेश की हुई है। हमारे संवाददाता लगातार मौके से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त की अपडेट लगातार हमारे संवाददाता वहां से जुड़कर दे रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, उत्तराखंड से टनल हादसे से जुड़ी अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, रस्सियां स्ट्रेचर लेकर सुरंग के अंदर एनडीआरएफ की टीम प्रवेश की हुई है और जल्द ही वो समय जल्द आने वाला है जब अच्छी खबर सामने आएगी। अंतिम चरण में चल रहा है ड्रिलिंग का काम, तो जल्द आ सकती है अच्छी खबर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे जुड़ी अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। और देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।